नमस्कार, स्वागत है आपका स्टूडेंट्स अड्डा पर। और आज हम बात करने वाले हैं जॉन मिल्टन के फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम पैराडाइज लॉस्ट के बारे में ये बता दें कि चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम दें तो उसमें पैराडाइज लॉस्ट से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है। और मिल्टन जो 44 ईयर्स की एज में कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, उसके बाद उन्होंने इस वर्क को लिखा था। तो सबसे पहले हम इसके जॉनरा देखेंगे। ये एक एपिक पोएम है और ब्लैंक वर्स में है जो कि, और ये पब्लिश हुआ था सबसे पहले 1667 में, और फिर सेकेंड एडिशन इसका 1674 में आया था। इसका जो थीम है वो है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और जब ये फर्स्ट एडिशन में आया था तब ये टोटल 10 बुक्स में पब्लिश हुआ था, और सेकेंड एडिशन में जब मैं आया तो ये 12 बुक्स में इसको पब्लिश किया गया। इसका मतलब कि 2 बुक्स उसमें और ऐड कर लिया गया, और इसको टोटल कंप्लीट करने में 7 ईयर्स का टाइम लगा था, जो कि 1658 से 1665 तक। और इस बुक का जो कॉपीराइट है वो कॉपीराइट सैमुअल साइमंस को दिया गया था। मतलब उन्होंने ये इसको ख़रीदा था। और इस बुक में जो लॉन्गेस्ट जो बुक है पैराडाइज लॉस्ट में, वैसे तो 12 बुक्स हैं, उसमें जो लॉन्गेस्ट बुक है वो बुक 9th है, जो कि 1189 लाइन्स का है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार ये प्रश्न देखने को मिला है कि लॉन्गेस्ट बुक कौन सा है। शॉर्टेस्ट बुक 7 है, जो कि 640 लाइन्स का है। The story is taken originally from the Old Testament and presented with Renaissance spirit and Puritan moral zeal। ये जो स्टोरी है उसको ओल्ड टेस्टामेंट जो कि रिलीजियस बुक है उससे लिया गया है, और इसको रेनेसा के स्पिरिट से और प्यूरिटन का मतलब कि जो जॉन मिल्टन थे वो एक प्यूरिटन थे और प्यूरिटन एज से भी बिलोंग करते थे। तो उसको अपने थॉट्स और अपने जो विचार हैं, प्यूरिटन थिंकिंग जो उनकी थी, उसके हिसाब से इसको क्या किया, प्रेजेंट किया उन्होंने। इट इज़ मॉडल ऑन वर्जिल्स एनिड। वर्जिल का जो एनिड है उस पर ये मॉडल है, उस पर बेस्ड है। अब हम कुछ इसमें डिफेक्ट्स देखते हैं इस बुक के। एडम इज़ द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। PL जहाँ मैंने लिखा है उसका मतलब पैराडाइज लॉस्ट। तो एडम इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। हिज वीकनेस इज हिज एक्सेसिव लव फॉर ईव। तो इस बुक में जो हीरो हैं वो एडम है, और उनका जो वीकनेस रहता है तो वो ईव। तो एडम मतलब जो फर्स्ट जो मेल इस माने जाते हैं क्रिश्चियनिटी में, और ईव जो कि फर्स्ट फीमेल मानी जाती हैं इस अर्थ पर। बिगिंस विथ इन्वोकेशन ऑफ गॉडेस म्यूज। और ये पोएम स्टार्ट होता है गॉडेस म्यूज के इन्वोकेशन से। द स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग वाज नरेटेड बाय राफेल। तो इसमें राफेल नाम का आर्कएंजल जो रहते हैं उन्होंने इस स्टोरी को क्या करता है, वो नरेट करते हैं। सेली कंसिडर्स सैटन एज हीरो। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि जो PB शैली हैं, PB शैली को तो हम लोग जान रहे हैं कि उनको रिवोल्यूशनरी पोएट भी हम लोग कहते हैं। तो PB शैली ने जो सैटन है, सैटन को इस बुक में वैसे तो विलन के रूप में दिखाया गया है, लेकिन शैली ने बताया कि जो सैटन है वो क्या है, हीरो है पैराडाइज लॉस्ट। द पोएम बिगिंस इन मीडिया स्टेज। मीडिया स्टेज मतलब कि कोई भी स्टोरी जो कि बीच से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग से नहीं होती। तो ये जो पैराडाइज लॉस्ट वो मीडिया रेट से स्टार्ट हुआ है। यूरेनिया ह्यूमनली इमोज इज इवोकेट इन बुक फर्स्ट एंड बुक 7। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो स्टार्ट होता है तो कैसे स्टार्ट होता है, इन्वोकेशन ऑफ म्यूज से। तो इसमें म्यूज कौन रहती हैं, म्यूज है इसमें यूरेनिया, ठीक है। उनका फर्स्ट पहली बार उनका जो कि उनको इवोक किया गया है बुक फर्स्ट में और देन बुक 7 में। आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल आर डिस्कस्ड इन बुक 11। तो इस बुक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है कि बुक 11th में ये आगरा है, सॉरी देखिए ये इसको आगरा है एंड लाहौर।
तो ग्रेट मुगल मतलब कि जो मुगल डायनेस्टी थी, मुगल जो साम्राज्य था, उसमें आगरा और मुगल जो उसके क्षेत्र थे, उसको बुक 11th में इसमें डिस्कस किया गया है। रियल नेम ऑफ सैटन इज लूसीफर, ठीक है। तो जो सैटन होता है, यानी जो इस विलेन है इस बुक का, इस एपिक का, उसका नाम लूसीफर रहता है। मिल्टन डिस्क्राइब्ड अबाउट हेल डार्कनेस विजिबल, और मिल्टन ने हेल को कैसे डिस्क्राइब किया है, तो डार्कनेस विजिबल के तौर पे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट, सारे बुक तो वैसे इम्पॉर्टेंट हैं नहीं है, लेकिन उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमको डिस्कस करना चाहिए, वो बुक 1 में क्या है, तो बेनिसमेंट ऑफ सैटर्न फ्रॉम हेवन एंड इरेक्शन ऑफ पेंडिमोनियम। तो बुक 1 में सैटर्न को निकाल दिया जाता है, ठीक है, हेवन से, एंड इरेक्शन ऑफ पेंडिमोनियम, और पेंडिमोनियम, ठीक है, पेंडिमोनियम वाज बिल्ट बाई मल्सीवर। पेंडिमोनियम को मल्सीवर ने बनाया था, और मतलब ये जो सैटर्न है या उनके जो बाकी जो फॉलोअर्स रहते हैं, उन लोगों ने पेंडिमोनियम बनाया। बुक 3 में गॉड सेंस रफेल टू वार्न एडम एंड ईव अबाउट सैटर्न। तो बुक 3 में गॉड सेंड भेजते हैं रफेल को अपना मैसेंजर बनाकर, ताकि वो एडम और ईव को वार्न कर सके, ठीक है, उनको सैटर्न से बचा सके। एडम एंड ईव मेट ईच अदर फर्स्ट टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडम और ईव कब पहली बार मिलते हैं और किस बुक में उसका डिस्कस है, तो बुक 4 में है। बुक 7 में रफेल टेल्स द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड टू एडम एंड ईव। तो बुक 7 में रफेल बताता है किसके बारे में, जो क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड है, और किसको बताता है, एडम एंड ईव को बताते हैं। नेक्स्ट है मिल्टन डिस्क्राइब्ड अबाउट हेल डार्कनेस विजिबल, ये तो मैंने आपको बताया है। लेमरटाइन, हाँ, ये जो कोटेशन है कि पैराडाइज लॉस्ट इज ए ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन अस्लीप ओवर हिज बाइबल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में भी कई बार पूछ चुका है कि ये किसका जो है कि ये कोट है, तो किसका है, लेमरटाइन का। लेमरटाइन ने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बताया कि पैराडाइज लॉस्ट इज ए ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन, ठीक है, कि एक प्यूरिटन का ड्रीम है, क्योंकि मिल्टन प्यूरिटन थे। फॉलन अस्लीप ओवर हिज बाइबल, जो कि अपने बाइबल पर सोया हुआ। जॉन राइडन आफ्टर रीडिंग पैराडाइज लॉस्ट, तो जॉन राइडन ने पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ने के बाद क्या कमेंट्री किया था कि दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट्स टू, कि दिस मैन यानी जो मिल्टन है, ठीक है, कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट्स टू। माइकल, the chief of the archangels, Michael leads the angelic forces against Satan. माइकल कौन है, माइकल जो आर्कएंजल्स हैं उनके चीफ हैं, और ये एंजेलिक फोर्सेज को लीड करते हैं जो कि सैटन के अगेंस्ट में है। आपको पता है कि सैटन क्या है, इसमें विलेन है। यूरियल, एन एंजल हु गार्ड्स द प्लेनेट अर्थ, और यूरियल कौन है, एक एंजल है जो कि प्लेनेट जो अर्थ है उसको गार्ड करती है। डेथ सैटन सन बाय हिज डॉटर सिन, तो जो सैटन होता है उसकी डॉटर होती है सिन, और इन दोनों के क्रियाकलाप से फिर कौन पैदा होता है, डेथ पैदा होता है। डेथ टर्न्स रेप्स हिज मदर, ठीक है, और डेथ फिर क्या करता है, अपने ही खुद के मदर यानी कि सिन का रेप करता है। फ्रेज बॉटमलेस परडिशन ऑकर्स इन पैराडाइज लॉस्ट, तो एक ये बॉटमलेस परडिशन ये फ्रेज है, ठीक है, और काफ़ी बार ये देखने को मिलता है कि क्वेश्चन इससे रहता है कि ये बॉटमलेस परडिशन किस वर्क में ये दिया गया है, या इसका उल्लेख किस वर्क में है, तो ये पैराडाइज लॉस्ट में। अब हम जॉन मिल्टन के कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनको देख लेंगे। तो सबसे पहले है लिसिडस। तो लिसिडस इज अ पास्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। तो एडवर्ड किंग के डेथ पर इन्होंने लिखा है, और एलिजी इसीलिए लिखी भी जाती है किसी की डेथ को मॉर्न करने के लिए। स्पीकर एंड लिसिडस वर शेफर्ड्स टुगेदर, सैडली इट टर्न्स आउट लिसिडस इज डेड। तो इसमें जो स्पीकर और जो लिसिडस रहते हैं वो दोनों फ्रेंड रहते हैं, और दुर्भाग्य से लिसिडस की मौत हो जाती है, और मौत कैसे होती है, डूबने की वजह से हो जाए, ड्राउनिंग की वजह से। तो अब और जो इसमें जो स्पीकर रहते हैं वो बैठ के लेमेंट कर रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। तो अब और बहुत सारे इन्वोक करते हैं, बहुत सारे म्यूजिस को या गॉड को। तो अपोलो आते हैं, और अपोलो उनको ये बताते हैं कि जो अर्थ पर
दैट द फेम ऑन द अर्थ इज नॉट नियरली एज एवसम एज लाइफ इन हेवन, कि अर्थ पर जो लाइफ है वो उतना इम्पोर्टेंट या उतना एवसम नहीं है जितना कि हेवन में है। एंड द लाइफ इज हेवन, इन हेवन इज वेयर द रियल लाइफ फेम हैपन्स। और जो हमारा रियल फेम है वो अर्थ पर नहीं है, वो कहाँ पर है, हेवन में। तो कहने का मतलब कि अर्थ में जो कुछ भी है, तो अर्थ पर अगर दुख है हमको, या अर्थ पर अगर अच्छा हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि रियल फेम या जो रियल चीज़ें हैं वो कहाँ है, हेवन में है। नेक्स्ट है एरोपेजिटिका। तो एरोपेजिटिका में बाइबल का रेफरेंस लिया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, कि इसमें बाइबल का रेफरेंस लिया गया है। और इस एरोपेजिटिका में मिल्टन अपोजेज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप, यानी जो लाइसेंसिंग या सेंसरशिप मतलब कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जो सेंसरशिप सरकार के द्वारा लगाया गया था, उसको उन्होंने क्या किया, इस वर्क में अपोज किया है। नेक्स्ट है इल पेंसिरोसो एंड एल एलिग्रो। ये दोनों 1632 में आई थी, और इनको ट्विन पोएम बोला जाता है, और ये रिलीजियस पोएम है, ठीक है ना। ये बात ध्यान देना कि ये रिलीजियस पोएम है और इनको ट्विन पोएम्स भी बोला जाता है। इल पेंसिरोसो ये सैड मूड का है, ठीक है ना, मतलब इसमें जो आपका थीम है वो क्या है, ग्लूमी थीम है, ठीक है, सैड मूड में है, मेलंकलिक है। और एल एलिग्रो क्या है, ये हैप्पी मूड है, इसमें इन्जॉय दिखाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत पोएम्स हैं, एल इल पेंसिरोसो एंड एल एलिग्रो, ठीक है। ये रिलीजियस पोएम्स हैं, ट्विन पोएम्स हैं, और इल पेंसिरोसो सैड मूड का है, और एल एलिग्रो हैप्पी मूड। नेक्स्ट है कॉमस। कॉमस एक मास्क है, ठीक है, जो कि इसका फुल टाइटल है कि अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल, अ मास्क इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी। और ये चेस्टिटी के ऑनर में इसको मिल्टन ने लिखा था, और इसका सब टाइटल है द ट्रायम्फ वर्च्यू, रिटेन ऑन द मैरिज ऑफ डॉटर ऑफ ब्रिज वाटर। और इसको कब लिखा गया था, जब डॉटर ऑफ ब्रिज वाटर के मैरिज के ओकेजन पर लिखा गया था, ठीक है। इसका सब टाइटल है द ट्रायम्फ वर्च्यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस। It is a sonnet in Petrarchan form, composed in 1652, soon after his blindness। तो यह आपको एक चीज़ पता चला कि मिल्टन कब ब्लाइंड हुए थे, तो 1652 में, एट द एज ऑफ 44 ईयर्स। टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज गिवन बाय थॉमस न्यूटन। तो थॉमस न्यूटन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल दिया था। ऑल्सो कॉल्ड व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। और इस पोएम का दूसरा नाम क्या है, कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। क्लोजिंग लाइन ऑफ दिस सोनेट इज दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ओके, सो ये क्लोजिंग लाइन इस पोएम को बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। अदर वर्क्स हम लोग देखेंगे कि 21 ईयर के एज में नेटिविटी ओड इन्होंने लिखा है, और पैराडाइज रिगेन्ड इनका एक फेमस वर्क है। सैमसन एगोनिस्ट है, और सैमसन एगोनिस्ट में ही फेमस कैरेक्टर है, जो कि आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है ऑन शेक्सपियर। तो ये इनके कुछ अदर फेमस वर्क्स हैं। एसे ऑन मिल्टन, ये मैकॉले ने लिखा है, मैकॉले की ये रचना है एसे ऑन मिल्टन। पैराडाइज एंड अदर स्टोरीज, ये खुशवंत सिंह ने लिखा है। मैंने इसको इसमें इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा रिलेटेड है, तो आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। तो खुशवंत सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पार्टीशन वर्क्स या पार्टीशन के थीम पर इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। तो उनका वर्क है पैराडाइज एंड अदर स्टोरीज। ईयर 1632 टू 1638, इसको हॉटन ईयर या लास्ट ईयर ऑफ मिल्टन भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 44 ईयर के जब हो गए, तो इसके बाद से जो भी उनके फेमस वर्क्स हैं, इस ईयर के बाद से ही आपको देखने को मिलेगा। जॉन ऑब्रे ने मिल्टन की बायोग्राफी लिखी है। किसमें लिखी है, इन्हें ब्रीफ लाइव्स, जो उनका ब्रीफ लाइव्स में उन्होंने कई सारे ऑथर्स या मतलब हाँ ब्रिटिश जो भी आपके फेमस ऑथर्स हैं उनके लाइफ के बारे में उन्होंने लिखा है। तो उसमें मिल्टन के भी बारे में उन्होंने लिखा है ब्रीफ लाइव्स में। मिल्टन्स डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल इज रिटेन इन सपोर्ट ऑफ प्यूरिटन रिवॉल्यूशन।
ठीक है। तो मिल्टन ने एक और वर्क लिखा है डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल, और ये इन्होंने क्यों लिखा है, प्यूरिटन रिवॉल्यूशन के सपोर्ट में लिखा है। इन दिस वर्क मिल्टन जस्टिफाइज किलिंग ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, और इस वर्क में मिल्टन ने चार्ल्स फर्स्ट का जो मर्डर हुआ था उसको इन्होंने जस्टिफाई भी किया है। नेक्स्ट है मिल्टन रोट एन एपिथेलेमियन मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट। ठीक है, तो इन्होंने एक एपिथेलेमियन में लिखा है। एपिथेलियम मतलब जो कि मैरिज पर लिखा जाता है बेसिकली, और इन्होंने किसके लिए लिखा है, अपने वाइफ कैथरीन के लिए लिखा है। ठीक है ना, कैथरीन इनकी सेकेंड वाइफ थी। मिल्टन ने कुल 3 शादियाँ की थी, तो इनके लिए इन्होंने एपिथेलेमियन भी लिखा। एन आर्क बिशप गॉर्डन रोट iconoclast to support Charles I. Then Milton replied him in Iconobasilae. ठीक है, तो एक आर्क बिशप थे जिनका नाम गॉर्डन था, तो उन्होंने एक वर्क लिखा इकोनोक्लास्ट। ठीक है, और किस लिए लिखा, चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन आपको पता है कि मिल्टन ने चार्ल्स फर्स्ट के किलिंग को जस्टिफाई किया था, तो उन्होंने इस वर्क के अपोज में एक अपना वर्क लिखा, किसमें, क्या था वो, इकोनोबेसिलाए। ठीक है, मिल्टन वॉज कॉल्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। तो मिल्टन की जो शिक्षा हुई थी वो क्राइस्ट कॉलेज से हुई थी, और वहाँ पर वो इतने शर्मीले स्वभाव के थे कि उनको वहाँ पर लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता था। उनके जो भी दोस्त थे या क्लासमेट्स उनके द्वारा। मिल्टन मैरिड 3 टाइम्स, तो मिल्टन ने 3 शादियाँ की थी। पहला मैरी पॉवेल से, दूसरा कैथरीन वुडकॉक से, और थर्ड है एलिजाबेथ मेंसल से। मिल्टन was a Puritan who believed in the authority of the Bible। और मिल्टन एक प्यूरिटन थे, और प्यूरिटन्स बाइबल के अथॉरिटी में बिलीव करते थे। एंड अपोज्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, और ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का अपोज करते थे, लाइक द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड द मोनार्की। ठीक है, ही रोट पैम्पलेट्स ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो आपको अभी बताया कि एरोपेजिट का वर्क में इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस या जो सेंसरशिप था उसकी उस पर बात की है। एंड सपोर्टेड ओलिवर क्रॉमवेल इन द इंग्लिश सिविल वार। ठीक है, और इंग्लिश सिविल वार जो हुआ था उसमें चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ ओलिवर क्रॉमवेल को इन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था। लाइफ ऑफ मिल्टन बाई सैमुअल जॉनसन। तो सैमुअल जॉनसन या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, इन्होंने लाइफ ऑफ मिल्टन लिखा है बुक। मिल्टन वाज गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये किसके द्वारा कहा गया है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा कहा गया। एज ऑफ मिल्टन 1625 टू 1660। तो 1625 से 1660 का जो टाइम पीरियड है उसको एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जानते हैं। और पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन हिज लास्ट फेज ऑफ लाइफ। तो आपको पता ही है कि लास्ट फेज ऑफ लाइफ में इन्होंने लिखा है, द माइंड इज इट्स ऑन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। तो ये कोटेशन है पैराडाइज लॉस्ट में। ठीक है, क्या है कि द माइंड इज इट्स ऑन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड अ हेल ऑफ हेवन। सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी, और ये भी लाइन पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है। कौन सी लाइन है कि सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी। नेक्स्ट है ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकॉन्करेबल विल एंड study of revenge, immortal hand, and the courage never to submit or yield। ये फेमस लाइन है पैराडाइज लॉस्ट का। एक बार फिर हम इसको पढ़ते हैं कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकॉन्करेबल विल एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, इमोर्टल हेट एंड द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड। ओके, नेवर कैन ट्रू reconciliation grow where wounds of deadly hate have pierced so deep। ओके, ये भी लाइन पैराडाइज लॉस्ट से है। नेवर कैन ट्रू reconciliation grow where wound of deadly hate have pierced so deep। नेक्स्ट है इनोसेंस वन लॉस्ट कैन नेवर बी regained, darkness once gazed upon can never be lost। ओके, ये भी लाइन पैराडाइज लॉस्ट से है। तो ये कुछ लाइन्स हैं जो कि पूछे ही जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में, और उन्हीं लाइन्स को इसमें मैंने मेंशन भी किया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। फ्रीली दे स्टूड हु स्टूड एंड फेल हु फेल। नेक्स्ट है कि येट ही हु रेन्स विद इन हिमसेल्फ
एंड रूल्स पैशंस डिजायर्स एंड फियर्स इज मोर अ किंग। और ये पैराडाइज रीगेंड का लाइफ है लाइन है, ठीक है ना, ये पैराडाइज लॉस्ट का नहीं है, पैराडाइज रीगेंड का है। नेक्स्ट है स्पेंसर इज कॉल्ड मिल्टन सन बाय विलियम ब्लेक। ओके, तो विलियम ब्लेक को आपको पता ही है कि रोमांटिक राइटर हैं, तो इन्होंने लिखा है कि स्पेंसर इज कॉल्ड मिल्टन सन, सॉरी मतलब इन्होंने स्पेंसर को मिल्टन सन कहा गया, ठीक है ना, विलियम ब्लेक ने स्पेंसर को मिल्टन सन कहा है। वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंदन 1802 और टू मिल्टन, ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखा है, सोनेट का क्या नाम है, लंदन 1802, जिसको कि हम टू मिल्टन के नाम से भी जानते हैं। और उसमें उन्होंने फेमस लाइन भी लिखा है, क्या लाइन है कि दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये दाई सोल मतलब ये मिल्टन के बारे में उन्होंने लिखा है कि दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। और ये विलियम ब्लैक ने इन पर फिर ये कमेंट्री किया है कि मिल्टन डेविल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं बिना जाने हुए, ठीक है ना, मतलब उनको इस बात का ज्ञान भी नहीं है। द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ 16 लाइन्स। तो जो पैराडाइज लॉस्ट का जो ओपनिंग सीन है कितने लाइन्स का है, 16 लाइन्स। मिल्टन प्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस इन बुक 4 एंड बुक 9। तो फॉल ऑफ मैन जो है या जो इसका एक्शन है, मिल्टन ने इसको प्रेजेंट किया है 2 स्टेज में, और दोनों किस किस बुक में किया है, बुक 4 और बुक 9 में। ईव वॉज मेड फ्रॉम एडम्स रिव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ईव कौन थी, फर्स्ट वुमेन ऑन द अर्थ, और वो कैसे बनी थी, एडम के रिव से। सैमुअल जॉनसन क्रिटिसाइजेज लिसिडस एज वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रिफ। तो लिसिडस को लेकर सैमुअल जॉनसन ने क्रिटिसाइज किया। व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट। और ये सैटर्न ने ये लाइन कही है, ओके, व्हाट लॉस्ट द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट। और ये तब उसने कहा था जब उनको क्या किया गया था, हेवन से निकाल दिया गया था। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्केर्सली एनी। और विलियम हेजलिट की लाइन है, ओके, इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्केर्सली एनी, ओके, CELY यहाँ। नेक्स्ट है मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजिशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल बिकॉज ऑफ हिज वर्क ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स। तो ये भी वर्क किसका है, मिल्टन का है, और ये वर्क के वजह से उनको क्रॉमवेल की जो गवर्नमेंट थी उसमें लैटिन सेक्रेटरी भी इनको नियुक्त किया गया था। द एज ऑफ मिल्टन हैज़ 3 काइंड्स ऑफ पोइट्स। और मिल्टन के एज में 3 तरह के पोइट्स हुआ करते थे, कौन कौन, मेटाफिजिकल पोइट्स, कैवेलियर पोइट्स एंड प्यूरिटन। सैमसंग एगोनिस्ट इज ए क्लासिकल ट्रेजिडी। और सैमसंग एगोनिस्ट क्या है, क्लासिकल ट्रेजिडी है, और इसमें जो डेलिला के जो कैरेक्टर है वो अपीयर होता है। तो डेलिला का जो कैरेक्टर है वो कई बार पूछा जा चुका है कि ये किस वर्क में देखने को मिलता है, तो किसमें है, सैमसंग एगोनिस्ट। मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। और ये किसकी लाइन है, मैकमिलन की लाइन है। और इसमें कुछ और कैरेक्टर्स हैं जिनको हम लास्ट में ऐड कर दिए हैं। सबसे पहले देखेंगे गैब्रियल है। गैब्रियल कौन है, गार्जियन ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन। जो गार्डन ऑफ ईडन है उसके गार्जियन है, ठीक है, ये कोलकाता वाले जो ईडन गार्डन उसके नहीं, ठीक है ना, ये पैराडाइज लॉस्ट में ईडन। नेक्स्ट है रफेल, मैसेंजर ऑफ गॉड। तो रफेल कौन है, गॉड के मैसेंजर हैं, टीचर टू एडम, और एडम के टीचर हैं। बिल्जेबब, बिल्जेबब कौन है, सैटन सेकेंड इन कमांड, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि जैसे लेफ्टिनेंट कमांडर है, ठीक है। और लास्ट है मेलोक। मेलोक कौन है, अ वायलेंट डेविल हु एडवोकेट्स ओपन वार अगेंस्ट गॉड। ये थोड़ा दुष्ट किस्म का डेविल है जो कि गॉड के खिलाफ ही ओपन वार करने के लिए मतलब ये एडवोकेट करता है उसका। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखकर और इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे TGT PGT में, तो यहाँ तक कि नेट लेवल का भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो इसी से ही पूछा जाएगा। और मिल्टन को हमने अच्छी तरह से इसमें कवर किया है। और
आगे जल्दी ही आपको अगले 2 दिनों में फिर से हम एक नए राइटर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।